500 MCQ सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज है हमारे पार्ट 2 की बात। एजुकेशन रेगुलेशंस है हमारे डी फार्मा कोर्स के, वो बनाए गए हैं किसके द्वारा? 4 मार्च 1948 को हमारा ये एक्ट पास किया गया। ये डेट हमारी मानी जाती है इस एक्ट की कमेंसमेंट को। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया पर। तो जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए और अपन शुरू करते हैं हमारी 500 MCQs की सीरीज चल रही है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की। आप जिस भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए ये 500 MCQ सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज है हमारे पार्ट 2 की बारी, यानी कि क्लास 2 की। इसमें हम आज इस क्लास में टॉप 50 MCQs डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के, जो आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए और अपन शुरू करते हैं हमारी क्लास। आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप चाहते हैं कि आज के सेशन का आपको PDF भी मिल जाए, तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप, तो डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से। जब आप वहां पर ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद स्टोर आइकन पर जब आप सर्च करेंगे 500 MCQ सीरीज, तो वहां पर आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो आज का जो हमारा ये क्लास है PDF के साथ साथ आपको वीडियो लेक्चर का भी एक्सेस मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और भी लेटेस्ट अपडेट्स, क्लास अपडेट्स के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उसके माध्यम से आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और जो ये हमारे MCQs जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ये MCQs लिए गए हैं फार्मासिस्ट पंच MCQ बुक से। फुल्ली कलर्ड बुक है। इसमें आपको 135 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको 9000 से ज़्यादा टोटल टॉपिक वाइज MCQs भी मिल जाएंगे। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ अवेलेबल है, इवन फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पर भी। साथ ही साथ हर क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, ये एक्सप्लेनेशन लिया गया है फार्मासिस्ट पंच थ्योरी बुक में से। आप जिस भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए फार्मासिस्ट का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसी के ऊपर इसको डिजाइन किया गया है। फुल्ली कलर्ड बुक होने वाली है ये भी। हर टॉपिक को इसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, हर सब्जेक्ट का। ये भी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ अवेलेबल है, इवन फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पर भी। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप इन्हें इंडिविजुअल भी ऑर्डर कर सकते हैं, इवन कॉम्बो में भी ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसके माध्यम से COD कैश ऑन डिलीवरी पे आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। द एजुकेशन रेगुलेशंस फॉर डी फार्मा कोर्स हैव बीन फ्रेम्ड बाय BRKM 2018 का ये सवाल है कि जो एजुकेशन रेगुलेशंस है हमारे डी फार्मा कोर्स के, वो बनाए गए हैं किसके द्वारा? स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, या फिर डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, या फिर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन? जल्दी जल्दी से बताइए, फटाफट से। सही आंसर है हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। जो एजुकेशन रेगुलेशंस है हमारे डी फार्मा कोर्स के हमारे इंडिया के अंदर, ये बेसिकली बनाए जाते हैं किसके द्वारा? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसे आप PCI के नाम से जानते हैं। सेक्शन 10 जो है हमारा फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI जो है बेसिकली आपके एजुकेशन रेगुलेशंस बनाती है। और ये जो रेगुलेशंस होते हैं ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हमारे होने चाहिए एजुकेशन को लेकर के, जैसे एजुकेशन रेगुलेशन 91 था, उसके बाद एजुकेशन रेगुलेशन 2020 आया, जो लेटेस्ट हमारा फॉलो हो रहा है डी फार्मा में। ठीक है, इसमें पूरा सिलेबस, साथ ही साथ हमारे इक्विपमेंट्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स जो डी फार्मा कोर्स की होनी चाहिए, वो सब इसके अंदर इंक्लूड करी जाती हैं। और इससे बेसिकली पूरे भारत में, पूरी कंट्री में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, उसको सुनिश्चित कर पाते हैं अगर बेसिकली एजुकेशन रेगुलेशंस हमारे पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
द फार्मेसी एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर, ये CCF 2014 और CGHS दिल्ली 2018 का सवाल है कि जो फार्मेसी एक्ट है ये पास हुआ था किस ईयर में, 1948 में, 1947 में, 1950 में या 1965 में। ये एक्ट हमारा फार्मेसी एक्ट कब पास किया गया था? ठीक है, आप लोग जानते ही हैं कि देखो 1947 में तो हमें आजादी मिली है ना भाई, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। फार्मेसी एक्ट हमारा पास किया गया था 1948 में इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, मतलब जो उस टाइम पे हमारी भारत सरकार थी उनके द्वारा 1948 में फार्मेसी एक्ट को पास किया गया था, है ना। 3 मार्च 1948 से इसको ऑफिशियली फॉलो किया जाने लगा था पूरे भारत के अंदर। क्यों भैया? हमें जो है बेसिकली जो फार्मेसी प्रोफेशन है, एजुकेशन है, इसको क्या करना था? स्टैंडर्डाइज करना था। तो फार्मेसी एक्ट जो है बेसिकली हमारे, ठीक है, 4 मार्च 1948 को हमारा ये एक्ट पास किया गया। ये डेट हमारी मानी जाती है इस एक्ट की कमेंसमेंट को। ठीक है, इससे क्या हुआ कि भाई जो प्रोफेशन है फार्मेसी का हमारे भारत के अंदर, हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। इससे पहले कोई एज सच स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे कि भाई कौन दवाइयों को कंपाउंड करेगा, कौन दवाइयों को डिस्पेंस करेगा। इस एक्ट के आने के बाद भैया फिर ये भी जाहिर हो गया कि जो फार्मा से एक्सपीरियंस्ड है, जिनके पास डी फार्मा या डिप्लोमा है, सिर्फ और सिर्फ वही क्वालिफाइड पर्संस दवाइयों के साथ जो है बेसिकली कार्य कर सकते हैं। अब चाहे वो कंपाउंडिंग हो या वो हमारी दवाइयों की डिस्पेंसिंग हो, सिर्फ और सिर्फ कौन कर पाएगा? जो क्वालिफाइड पर्संस हैं। ठीक है, कौन है? जो क्वालिफाइड पर्संस हैं वो ही कर सकते हैं, अदरवाइज और कोई नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी, ESIC 2014 का सवाल है और MPESB 2017 में भी पूछा गया कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है इसका जो गठन किया जाता है या पुनर्गठन किया जाता है वो हर 10 साल में किया जाएगा, या हर 1 साल में, हर 2 साल में, या हर 5 साल में? जल्दी जल्दी से बताइए, PCI का पुनर्गठन हर कितने वर्ष में किया जाता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ESIC में भी पूछा गया है, MPESB में भी पूछा गया है। जल्दी जल्दी से बताइए। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो पुनर्गठन होता है वो हर 5 साल में किया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली PCI का ही नियम है। अब देखो भाई, जो एक टर्म है हमारा, ठीक है, PCI के अंतर्गत, चाहे वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं या इलेक्टेड मेंबर्स हैं PCI के, वो 5 साल तक ही अपना कारोबार संभाल सकते हैं, क्योंकि जो सेक्शन 7 है हमारा फार्मेसी एक्ट का वो यही कहता है। हालांकि जो मेंबर्स हैं, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी में है, नॉमिनेटेड में है, इलेक्टेड में है, या वो आपके एक्स ऑफिशियो में है, तो उन मेंबर्स को फिर से एलिजिबल माना जाता है रीनॉमिनेशन या री इलेक्शन के लिए। लेकिन काउंसिल जो है बेसिकली अपना कार्य करती है जब तक कि नई काउंसिल का गठन नहीं हो जाता। जब नई काउंसिल का गठन हो जाता है तो पुराने मेंबर्स अगर री नॉमिनेट या री इलेक्ट हुए हैं तो बेसिकली वो फिर दोबारा नए सिरे से कार्य करते हैं, और अगर वो हट गए हैं, नए आए हैं, तो फिर पुराने हट जाते हैं, नए जो है फिर अपना कारोबार संभालते हैं। तो बेसिकली सिंपल सी बात है भैया, पुनर्गठन हर 5 साल में किया जाता है PCI के अंतर्गत। हालांकि वो फिर से एलिजिबल है री नॉमिनेशन, री इलेक्शन के लिए। ठीक है जी, और जब तक नई काउंसिल का गठन नहीं होता, पुरानी काउंसिल अपना कार्य करती रहती है। The person other than a registered pharmacist dispensing any medicine to patients is liable for punishment with imprisonment or fine up to। CG व्यापम 2016 का सवाल है कि एक वो पर्सन जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है, डिस्पेंस कर रहा है मेडिसिन पेशेंट्स को, तो उसे जो सजा मिलेगी, तो जो जेल होगी या जो उस पर जुर्माना लगेगा वो कितना? 6 months और 300 रुपीज, 6 months और 500 रुपीज, 6 months और 1000 रुपीज, या 12 months और 500 रुपीज। ये आपसे बोला गया है। तो उस पे कितना जुर्माना या कितनी जेल होगी उसे अगर वो पकड़ा जाता है, ये आपसे बोला गया है।
सही आंसर है हमारा 6 महीने की जेल और 1000 रुपए का जुर्माना यदि वो पकड़ा गया। ठीक है, मतलब सेक्शन 42 जो है फार्मेसी एक्ट 1948 वो रिस्ट्रिक्ट करता है कि जो डिस्पेंसिंग होगी दवाइयों की, वितरण जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कर सकता है। और यदि कोई बेसिकली इस सेक्शन के अंतर्गत अनुपालन नहीं करता है तो वो ऑफेंस माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। पेनल्टी के तौर पे उसकी जो सजा है यानी कि जेल 6 महीने की हो जाएगी और जुर्माना 1000 रुपए तक का हो जाएगा, या फिर दोनों भी देने पड़ सकते हैं। डिपेंड करता है सिवियरिटी क्या रही है जो वो अपराध किया गया है। इस सेक्शन के तहत जो प्रोफेशनल मोनोपोली जो है बेसिकली फार्मासिस्ट की, उसको एम्पावर किया जाता है कि जिससे कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे बने रहे। Who among the following is not an ex officio member of Central Council of Pharmacy Council of India? NCA 2015 या KPSC 2015 में भी यह सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन एक एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं है सेंट्रल काउंसिल का, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, है ना? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी या हेल्थ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन इनमें से एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं है हमारी सेंट्रल काउंसिल यानी कि पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के? जल्दी जल्दी से बताइए, फटाफट फटाफट से, कि सही आंसर हमारा क्या होगा। सही आंसर है हमारा हेल्थ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं होते हैं सेंट्रल काउंसिल के यानी कि पीसीआई के, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की अगर हम बात करें सेक्शन 3 के तहत पीसीआई की, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज होते हैं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं और डायरेक्टर होते हैं सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी। हेल्थ सेक्रेटरी आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, ना कि वो एक आपका एक्स ऑफिशियो मेंबर है पीसीआई का। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारे टोटल 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं पीसीआई के अंदर, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर, जिसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, डायरेक्टर है हमारे सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी के। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डू द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया होल्ड द पोजीशन? SECL 2013 का सवाल है कि भैया जो प्रेसिडेंट हैं या मेंबर्स हैं सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल के, वो अपनी पोजीशन को कितने समय तक संभालते हैं? 1 साल, 3 साल, 2 साल या 5 साल? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले पूछा गया था, इसी से संबंधित था वो सवाल। सही आंसर हो जाएगा हमारा 5 साल। आप जानते ही हैं कि हर 5 साल में पीसीआई का यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का पुनर्गठन किया जाता है। अब चाहे भाई प्रेसिडेंट हो या मेंबर्स हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, मेंबर्स में नॉमिनेटेड हो, इलेक्टेड हो या एक्स ऑफिशियो हो, इन सभी को 5 साल तक के लिए अपना कारोबार संभालना पड़ता है। हालांकि वो रीनॉमिनेट या री इलेक्ट भी किए जा सकते हैं, लेकिन वो बात की बात है। तो जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये सब इलेक्टेड होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं काउंसिल्स के उसी में से ही होंगे। ये अपना 5 साल तक के लिए कारोबार संभालते हैं या फिर जब तक कि बेसिकली वो सीज नहीं हो जाते हैं काउंसिल के मेंबर्स के लिए। ठीक है, तो जनरल टर्म जो है काउंसिल की वो खुद से अलाइन की जाती है, 5 साल तक वे भी कारोबार चलेगा। साथ ही साथ अगर किसी को रिजाइन करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बेसिकली उसे लिखकर देना पड़ेगा, अगर प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए या वाइस प्रेसिडेंट के लिए अगर उन्हें छोड़नी है अपनी पोजीशन, रिजाइन करना है, तो वो रिटन फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे। इनसे नीचे बाकी जो भी मेंबर्स हैं वो सब रिटन फॉर्म में प्रेसिडेंट को सौंप सकते हैं अपना, ठीक है, रेजिग्नेशन लेटर कि हाँ जी हम अब इस पोजीशन पे काम नहीं करना चाहते, जो भी रीजन है तो वो आप उसमें अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथराइज्ड टू कंपाउंड,
प्रिपेयर, मिक्स और डिस्पेंस एनी मेडिसिन ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। यह भी SECL 2013 का सवाल है। इनमें से किसको ऑथोराइज किया गया है कि वो कंपाउंडिंग कर सकता है, प्रिपेयर कर सकता है, मिक्सिंग कर सकता है, दवाइयों का वितरण कर सकता है, जो बेसिकली आपकी प्रिस्क्रिप्शन के बिहाफ पे होती है मेडिकल प्रैक्टिशनर की। तो डी फार्मा है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, बी फार्मा है, या एक वो पर्सन जिसके पास 5 साल का एज सच एक्सपीरियंस होता है। जल्दी जल्दी से बताइए, फटाफट फटाफट से। कि सही आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी जल्दी से बताइए, फटाफट फटाफट से। सही आंसर है हमारा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ठीक है, सेक्शन 42 जो है बेसिकली ये कहता है कि किसी भी पर्सन के पास जो आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से अलग है वो बेसिकली कंपाउंडिंग नहीं कर सकता, ना प्रिपेयर कर सकता, ना मिक्सिंग कर सकता, ना डिस्पेंसिंग कर सकता। अगर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का प्रिस्क्रिप्शन है जिसके पास डिग्री है कि भाई या तो बी फार्मा किया हुआ या डिप्लोमा है, यानी कि डी फार्मा किया हुआ है, ठीक है, वो बेसिकली आपका स्टेट काउंसिल से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनेगा। उसके बाद ही दवाइयों के साथ जो है बेसिकली वो कार्य कर सकता है। एक्सपीरियंस भी जो है अकेला बेसिकली क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। मान लो डिग्री विग्री तो नहीं है और एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, तो उसको थोड़ी आप जो है बेसिकली अथॉरिटी दे सकते हैं, उसको सिर्फ आप इस बेसिस पे अथॉरिटी नहीं दे सकते हैं दवाइयों की डिस्पेंसिंग कंपाउंडिंग के लिए। ठीक है, ये हमारे लीगली प्रावधान में नहीं है। द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज सफदरजंग फार्मासिस्ट। 2012 का सवाल है कि जो एक्स ऑफिशियो मेंबर है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, वो आपका बेसिकली टीचर इन फार्माकोलॉजी है, या मेंबर है MCI से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंटेटिव है UGC का, या डायरेक्टर है सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी का। जल्दी जल्दी से बताइए कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। एक्स ऑफिशियो मेंबर PCI के सही आंसर हो जाएगा हमारा डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी। ठीक है, अब जो डायरेक्टर हैं हमारे सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी के, बेसिकली उनको जो है हमने क्या किया हुआ है कि वो एक्स ऑफिशियो मेंबर है सेक्शन 3H के अंतर्गत। अब जो टीचर्स हैं, MCI के मेंबर्स हैं, UGC रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये या तो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे या नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, लेकिन एक्स ऑफिशियो नहीं होते। एक्स ऑफिशियो का मतलब है बेसिकली सीधी सी बात है जो दूसरा ऑफिस भी संभालते हैं, लेकिन यहां पर भी उन्होंने जो है बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है। तो जो डायरेक्टर है सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी के, वो तो होंगे ही एक्स ऑफिशियो मेंबर। इनके साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज DGHS और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिन्हें आप DCGI कहते हैं, ये दोनों मेंबर्स को मिलाकर के टोटल 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हमारे होते हैं PCI के, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल काउंसिल के। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, तभी चीजें संभवतः अच्छे से हो पाएंगी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज डूइंग ऑल द बिलो फंक्शंस एक्सेप्ट। अब जो PCI है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, वो सभी कार्य कर रही है बेसिकली अपने, लेकिन एक नहीं करती। इन चारों ऑप्शन में से एक कार्य ऐसा नहीं करती। एम्स 2012 का सवाल है, टू रेगुलेट मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड्स इन फार्मेसी इंस्टीट्यूट, टू प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड एज अ फार्मा, टू कंपाइल एंड मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर फॉर फार्मासिस्ट, या टू प्रिस्क्राइब ड्रग्स। सही आंसर हो जाएगा हमारा कि हम बात कर रहे हैं एम्स 2012 के अनुसार, तो भाई ड्रग को प्रिस्क्राइब करने की जिम्मेदारी PCI की नहीं होती है। PCI का काम क्या है भाई, जो मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं हमारे फार्मेसी में उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, ये प्रिस्क्राइब करेंगे मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो एक फार्मा के अंदर चाहिए, साथ ही साथ ये कंपाइल भी करते हैं, मेंटेन भी करते हैं सेंट्रल रजिस्टर फार्मासिस्ट का, जिसमें हर एक स्टेट के रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की डिटेल्स इसमें होती हैं। लेकिन PCI की जिम्मेदारी प्रिस्क्राइब करने की नहीं होती है दवाइयों को।
ठीक है, ड्रग्स को प्रिस्क्राइब नहीं करता है पीसीआई। पीसीआई रेगुलेट करेगा एजुकेशन आपकी और मेंटेन करता है सेंट्रल रजिस्टर। प्रिस्क्राइबिंग ड्रग जो है बेसिकली ये काम है किसका? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का। फार्मासिस्ट तो केवल डिस्पेंस करेगा, प्रिस्क्राइब नहीं करता, ठीक है, एक्सेप्ट जो ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं या जो स्पेसिफिक माइनर एलिमेंट्स स्कीम्स के अंतर्गत आती हैं, लेकिन वो फुल्ली एप्लीकेबल भी नहीं है भारत में। तो आप कह सकते हैं कि प्रिस्क्राइबिंग ड्रग जो है बेसिकली वो एक फंक्शन नहीं है पीसीआई का। ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करने की जिम्मेदारी, ठीक है, या ये कार्य एक आपके फार्मासिस्ट का नहीं होता, ठीक है। फार्मासिस्ट का इन द सेंस कि पीसीआई के अंतर्गत ये कानून है ही नहीं कि हां जी आप दवाइयों को प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल एफएफ कंटेन्स द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो ये सवाल आपका एसईसीएल 2013 में पूछा गया, राजस्थान एनएचएम 2012 में, केपीएससी 2015 में, आरआरबी 2015, इसरो 2017 और केपीएससी 2025 हाल फिलहाल में भी पूछा गया है। तो शेड्यूल एफएफ के अंदर क्या होगा? ड्रग्स विच कैन बी मार्क्ड अंडर जेनरिक ड्रग्स, drugs which are habit forming, standards for ophthalmic preparations, drugs which are exempt from certain provisions applicable to manufacturing। तो देखो भाई, जिनको आप जेनेरिक ड्रग्स के अंतर्गत मार्केट करते हैं वो आपकी शेड्यूल डब्ल्यू में आती हैं। हैबिट फॉर्मिंग ड्रग आपकी शेड्यूल एक्स कैटेगरी में होती हैं। ऐसी ड्रग्स जिनको छूट प्राप्त है कुछ प्रावधानों से मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो एप्लीकेबल है, तो भैया वो आपका शेड्यूल के अंतर्गत आएगा। डी में इंपोर्ट के प्रावधानों को छूट प्राप्त है ना। तो स्टैंडर्ड्स जो है हमारे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के वो शेड्यूल एफएफ के अंतर्गत आते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। शेड्यूल एफ डील करेगा ब्लड और वैक्सीन, है ना, मतलब सीधी सी बात है ब्लड बैंक से। शेड्यूल F2 डील करता है सर्जिकल ड्रेसिंग से। F3 डील करता है अम्बिलिकल टेप से। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ डिजीजेस एंड एलिमेंट्स विच अ ड्रग मे नॉट पर्पट टू प्रिवेंट और क्योर और मेक क्लेम्स टू प्रिवेंट और क्योर अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 इज गिवन अंडर केपीएससी 2015, एचपीडब्ल्यूएससी 2016, केपीएससी 2025, एनएफएल 2025 सेट बी का ये सवाल है कि जो लिस्ट ऑफ डिजीजेस या उनके विकार है जिसके लिए ड्रग दावा नहीं करती, उसके बचाव का या उसको ठीक करने का, ठीक है, और वो क्लेम कर रही है बेसिकली एज सच उसको ठीक करने का, बचाने का, तो वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के अंतर्गत शेड्यूल जे में आएगा, शेड्यूल के, शेड्यूल एम या शेड्यूल पी। शेड्यूल पी आप जानते ही हैं कि यहां पे लाइफ पीरियड की बात होती है ड्रग्स की, शेल्फ लाइफ। शेड्यूल एम में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आ जाती हैं एलोपैथिक मेडिसिन की। शेड्यूल के में हमारी लिस्ट ऑफ ड्रग्स हैं जिनको बेसिकली छूट प्राप्त है कि उनके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग के प्रावधान लागू नहीं होंगे। शेड्यूल जे है जिसके अंतर्गत आपकी ऐसी बीमारियां या उनके विकार आ जाते हैं जिसके लिए कोई भी ड्रग, कोई भी दवा दावा नहीं कर सकती बीमारी से ठीक करने का या बीमारी से बचाव करने का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following schedules to the drugs and cosmetic rules refers to requirements for a pharmacy? DSSB 2019, HPSSC 2022, NFL 2025 सेट बी का सवाल है। इनमें से ऐसा कौन सा शेड्यूल है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स के अंतर्गत जहां पे फार्मेसी की रिक्वायरमेंट्स को लेकर के बात होती है? शेड्यूल एम, एन, ओ या पी? शेड्यूल एम आपको बताया मैंने कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, वो भी आपकी एलोपैथिक ड्रग्स की, ठीक है। इसको आप आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, M1, M2 और M3। M1 में जीएमपी आ जाती है आपकी किसकी? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होम्योपैथिक ड्रग्स की। M2 के अंतर्गत अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, M2 के अंतर्गत अगर मैं बात कर रहा हूं तो बेसिकली यहां पे कॉस्मेटिक्स की गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आती हैं। M3 के अंतर्गत गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आती हैं आपकी मेडिकल डिवाइसेस की, ठीक है। शेड्यूल ओ यानी कि ओम्फो, तो भाई यहां पर आपके सीधा सीधा जो स्टैंडर्ड्स हैं आपके
डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के, ठीक है, किसके, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के, वो आपके बेसिकली इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और शेड्यूल पी आपका लाइफ पीरियड ऑफ अ ड्रग के नाम से जाना जाता है। शेड्यूल एन के अंतर्गत हमारी जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं एक फार्मेसी को ऑपरेट करने के लिए, उसको अच्छे से चलाने के लिए, वो शेड्यूल एन के अंतर्गत आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस आर लिस्टेड इन एमपी फार्मासिस्ट 2020 का पेपर 2 का सवाल और राजस्थान एनएचएम 2025 का सवाल। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को किस शेड्यूल में लिस्ट किया गया है? शेड्यूल यू, आर, डब्ल्यू या एक्स? डब्ल्यू के अंतर्गत व्हाट, यानी कि यहां पर बेसिकली वो ड्रग्स आएंगी जो मार्केट के अंदर जेनरिक नाम से जाती हैं, ठीक है। शेड्यूल आर रोकथाम, तो यहां पर आपके जो बेसिकली आपके कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट्स होते हैं वो आपके इसके अंतर्गत आते हैं। शेड्यूल यू के अंतर्गत आपको बीएमआर, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। शेड्यूल एक्स के अंतर्गत आपकी नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की लिस्ट आती है, ठीक है जी। और इसके लिए आपको स्पेशल रिकॉर्ड कीपिंग एंड स्टोरेज जो है बेसिकली वो जरूरी है। लॉक एंड की मेथड के अंतर्गत आपको उसे स्टोर करके रखना पड़ेगा, जैसे एम्फिटामिन्स है, बार्बिचुरेट्स है या कीटामीन है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए स्पेशल लाइसेंस होता है मैन्युफैक्चरिंग और सेल के लिए, जो फॉर्म 20F या 20G के अंतर्गत आपको मिलता है, यदि आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं। चलिए, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट वॉज पास्ड विद मेन ऑब्जेक्टिव टू, केपीएससी 2025 का सवाल है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास किया गया था किस उद्देश्य से? कि टू रजिस्टर अ फार्मासिस्ट, रेगुलेट ऑन इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, रेज द स्टेटस ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, या प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म एजुकेशन टू फार्मासिस्ट। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो हमारा पास किया गया था उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमें रेगुलेट करना है किस पर? इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और जो हमारी सेल है ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स की, इन सब पे रेगुलेट यानी कि नियंत्रण करना, उसी के लिए इस एक्ट को लाया गया था। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फार्मासिस्ट फार्मेसी एक्ट के अंतर्गत आता है और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट ये सुनिश्चित करेगा कि ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स की सेफ्टी यानी कि उनकी सुरक्षा, एफिकेसी यानी कि उनकी प्रभावकारिता, क्वालिटी यानी कि उनकी गुणवत्ता हमारी पब्लिक के लिए हमेशा अवेलेबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, अ ड्रग और मेडिसिन ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी or any other system of medicine that is not included in the addition of pharmacopoeia or any other pharmacopoeia is known as dash drug। देखो NFL 2025 के सेट बी का सवाल है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार कोई भी ड्रग या मेडिसिन जो आपकी आसू कैटेगरी में है, यानी कि आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी या किसी और दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, उसे आप इंक्लूड नहीं करेंगे फार्माकोपिया के एडिशन में या किसी भी दूसरे फार्माकोपिया में, तो उसे आप मिसब्रांडेड ड्रग कहेंगे, स्पूरियस ड्रग, पेटेंट या प्रोप्राइटरी ड्रग या अडल्ट्रेटेड ड्रग। सीधी सी बात है, जो पेटेंटेड या प्रोप्राइटरी ड्रग होगी वो इंक्लूड नहीं होगी। आंसू कैटेगरीज के लिए तो जो पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन है तो उसके लिए कोई भी एक फॉर्मुलेशन जिसमें वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी अथॉरिटेटिव बुक्स के अंतर्गत आती हैं, लेकिन उसका फॉर्मूला उसमें नहीं है ना। तो प्रोप्राइटरी ब्लेंड जो होता है आपका, ये बेचा जाता है ब्रांड नेम या ट्रेड नेम के अंतर्गत। तो आप इसे जो है बेसिकली भिन्न कैसे करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, कैसे डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। तो क्लासिकल फॉर्मुलेशंस हमारी दी गई हैं फार्माकोपियाज में, उसी के बिहाफ पे क्लासिफाई किया जाता है। The provisions related to Ayurvedic, Siddha and Unani drugs are mentioned in which chapter of the Drugs and Cosmetic Act 1940? राजस्थान एनएचएम 2025 का सवाल है। हमारे प्रावधान हैं आंसू ड्रग से संबंधित जिनको मेंशन किया गया है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के किस चैप्टर के अंतर्गत?
चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4A या चैप्टर 5? सही आंसर हो जाएगा हमारा चैप्टर 4A। ठीक है, चैप्टर 4A हमारा इंसर्ट किया गया था बेसिकली एक्ट के अंदर, जिससे कि आप स्पेसिफिकली रेगुलेट कर सके आसु ड्रग्स, आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स को। इसमें सारे प्रावधान आ जाते हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण से रिलेटेड हो, बिक्री यानी कि सेल से रिलेटेड हो इनकी ट्रेडिशनल मेडिसिन की। चैप्टर 4 में आप डील करते हैं एलोपैथिक और होम्योपैथिक ड्रग्स से। चैप्टर 3 में आप डील करते हैं ड्रग्स की इंपोर्ट कैटेगरी से, यानी कि आयात से। प्रोविजंस फॉर बैक्टीरियल वैक्सीन्स, वायरल वैक्सीन्स, एंटीसेरा, डायग्नोस्टिक एंटीजेंस एटसेट्रा आर डिपिक्टेड इन, ये एमपीपीजीसीएल 2025 का सवाल है कि हमारे वो प्रावधान जो बैक्टीरियल वैक्सीन से संबंधित है, वायरल वैक्सीन या एंटीसेरा और डायग्नोस्टिक एंटीजन से एटसेट्रा, तो ये शेड्यूल E1 में है, F1 में है, C1 में है या D1 में है। ठीक है, अब देखो भाई, शेड्यूल E1 की बात करोगे तो एनी ईट्स पॉइजन, तो यहां पे आपके आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी के अंतर्गत जो पॉइजन्स की लिस्ट है वो आ जाती है। शेड्यूल C1 की बात करोगे तो भाई आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हो गए। सीधी सी बात है, शेड्यूल F1 के अंतर्गत आपके यहां पर प्रावधान है बैक्टीरियल वैक्सीन, वायरल वैक्सीन, एंटीसेरा, डायग्नोस्टिक एंटीजेंस एटसेट्रा की। ठीक है, और शेड्यूल F आपका जनरली कवर करता है ब्लड बैंक का। ठीक है, F3 में आपकी बेसिकली ये अम्बिलिकल टेप्स के लिए होता है और F2 आपका सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए होता है। चलो, द शेड्यूल इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील्स विद द पैक साइजेस ऑफ ड्रग्स इज HSSC 2017 और MHSRB 2024 का सवाल है। ठीक है, पैक साइजेस ऑफ ड्रग्स आपका शेड्यूल P1 में आएगा, K में आएगा, R में आएगा या S में आएगा। S से सुष्मिता सेन, यानी कि आप कह सकते हैं सुष्मिता सेन बनी थी विश्व सुंदरी, किस चीज का इस्तेमाल करके? कॉस्मेटिक्स का। तो स्टैंडर्ड्स फॉर दी कॉस्मेटिक्स आपके शेड्यूल S के अंतर्गत आ जाते हैं। शेड्यूल R आपका बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट्स जो होते हैं आपके, मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट जैसे कॉन्डम्स एटसेट्रा, तो ये सब की जो गाइडलाइंस हैं वो सब आपकी इसके अंतर्गत आएंगी। शेड्यूल K में आपकी लिस्ट ऑफ ड्रग्स हैं ऐसी जिनके लिए भैया जो कुछ प्रावधान है मैन्युफैक्चरिंग के, उनसे उन्हें छूट प्राप्त है। पैक साइजेस आपका शेड्यूल P1 में होता है और शेड्यूल P में हम शेल्फ लाइफ की बात करते हैं, यानी कि लाइफ पीरियड ऑफ अ ड्रग के बारे में बात करते हैं। चलो, शेड्यूल P ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट रेफर्स टू, देखो कितनी जगह पूछा गया ये सवाल। राजस्थान NHM 2012, इसरो 2017, CGHS बेंगलोर फार्मासिस्ट 2019, MP फार्मासिस्ट 2020, ठीक है, DHMH 2021, MPESB 2022, KPSC 2022, इसरो 2024, इतनी जगह पूछा गया है कि शेड्यूल P क्या है। प्रोविजंस फॉर डिसइंफेक्टेंट्स, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स, पैक साइजेस ऑफ ड्रग्स, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव शेड्यूल R में है। ठीक है, पैक साइजेस ड्रग्स का पिछला ही क्वेश्चन था, P1 है। लाइफ पीरियड ऑफ अ ड्रग को छोड़े तो भैया पहले देखिए प्रोविजंस फॉर डिसइंफेक्टेंट्स शेड्यूल O, सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर B, यानी कि लाइफ पीरियड ऑफ अ ड्रग्स, जिसे आप शेल्फ लाइफ भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द शेड्यूल इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट that deals with the requirement and guidelines of the clinical trial import and manufacturing of new drug is, ये भी सवाल कई जगह पूछा गया है, चाहे BRKM है, CGHS बेंगलोर है, AMC, MPSB, इसरो, OSSC हो, DSSB हो, HECL हो, ESIC हो, हर जगह पूछा गया है। तो शेड्यूल O आ जाएगा आपका, जो क्लिनिकल ट्रायल इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग से संबंधित है। M है, F है या Y है। शेड्यूल O में आपके स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं बेसिकली डिसइंफेक्टेंट्स के। शेड्यूल M में आपकी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आ जाती हैं एलोपैथिक मेडिसिन की। शेड्यूल F में आपके स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं बेसिकली किस चीज के? ब्लड बैंक को ऑपरेट करने के लिए।
शेड्यूल वाई के अंतर्गत हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स की, इंपोर्ट की या मैन्युफैक्चरिंग जो है नई ड्रग्स की, ठीक है, उन सब की गाइडलाइंस आपकी शेड्यूल वाई के अंतर्गत आती हैं। चलो, चैप्टर 3 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 and rules 1945 gives information about import of drugs and cosmetics, manufacturing, sale and distribution of drugs and cosmetics, provisions relating to ayurvedic, siddha and unani drugs या ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। सही आंसर है हमारा इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। ठीक है, चैप्टर 3 डील करेगा हमारा इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स से संबंधित। इसमें कवर होती हैं क्या क्या चीजें जो प्रतिबंधित हैं हमारी इंपोर्ट कैटेगरी के अंतर्गत, ठीक है जी, वो आएगा। साथ ही साथ जो कस्टम ऑफिसर्स या ड्रग इंस्पेक्टर्स की पावर्स हैं पोर्ट्स पे, वो भी आती है। चैप्टर 4 में हमारी मैन्युफैक्चरिंग, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन आता है। चैप्टर 2 हमारा कवर करता है एडमिनिस्ट्रेशन, किसका, डीटैब का, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है हमारा, या हम बात कर रहे हैं किसका, सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पॉइजनस ड्रग्स आर कवर्ड इन OSSC 2021 और 2023 का सवाल है। पॉइजनस ड्रग्स शेड्यूल E1, Y, F या X। आप जानते ही हैं शेड्यूल X में नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, जिसे आप इन शॉर्ट हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स कह सकते हैं। शेड्यूल F में आपका ब्लड बैंक से संबंधित सारी जो है गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। शेड्यूल Y में आपके क्लिनिकल ट्रायल्स को लेकर के गाइडलाइंस हो गई, या नई ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट को लेकर के हो गया। तो पॉइजनस ड्रग्स आपकी शेड्यूल E1 में ही तो आएंगी। एनी ईट्स पॉइजन, एनी ने जहर खा लिया, है ना, तो वो बेसिकली आपका इसके अंतर्गत आ जाता है। और यहां पर वो लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस वो हैं जो आसु कैटेगरी में है, यानी कि आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी कैटेगरीज में है। Which of the following drug must to be sold by retail only after producing a prescription by a registered medical practitioner? ये सवाल हर तरीके के गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में पूछा गया है। शेड्यूल H, G, X या M? सही आंसर है हमारा शेड्यूल H। शेड्यूल H कहता है बेटा जी कि भाई हमारी वो ही ड्रग्स को आप सेल कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग्स मतलब जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिहाफ पे दवाइयां लिखी गई हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही बेचा जाएगा। शेड्यूल जी के अंतर्गत, जी फॉर जीनियस, आप मेडिकल सुपरविजन के अंतर्गत इनका इस्तेमाल करते हैं। शेड्यूल एम में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आ जाती है, इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। हाँ, शेड्यूल एक्स भी एक तरीके से आप ठीक मान सकते हैं, बट द थिंग इज कि यहां पर बोला गया रिटेल करना है। आप शेड्यूल एक्स कैटेगरीज को रिटेल थोड़ी करते हैं। चलो, एक्स के लिए भी प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, लेकिन इसमें हैबिट फॉर्मिंग और साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं जिनमें स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स हैं। तो शेड्यूल एच आपका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग कैटेगरीज के लिए, जो यूजुअली पूछा जाता है, इसीलिए एक्स हमारा नहीं है इसके अंतर्गत। The version of good manufacturing practices in India that describe requirement of factory premises for manufacturing of cosmetics, वो शेड्यूल M है। शेड्यूल M3, M2, M1 गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं हमारी बेसिकली कॉस्मेटिक्स की, तो वो आती है M2 में। शेड्यूल M में तो आपकी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एलोपैथिक ड्रग्स की, M3 में आपकी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस मेडिकल डिवाइसेस की, M2 में आपकी जो है कॉस्मेटिक्स की गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हो गई, और M1 में आपकी बेसिकली जो होम्योपैथिक ड्रग्स हैं हमारी, है ना, उनकी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ अ फार्मेसी इज गिवन इन शेड्यूल। CG व्यापम 2015, HPSSB 2020 और HPSSC 2022 का सवाल है। मिनिमम इक्विपमेंट्स एक फार्मेसी को रन करने के लिए, देखो कान ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो। इससे पहले क्वेश्चन था वो बिल्कुल सिंपल था कि शेड्यूल एन क्या कहता है, तो शेड्यूल एम है, एन है, क्यू है या आर है। देखो आंसर ही मैंने पहले बता दिया आपको, शेड्यूल एन। एम जानते ही हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस किसके लिए, हमारी जो एलोपैथिक ड्रग्स हैं। शेड्यूल आर में स्टैंडर्ड्स हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स के। शेड्यूल क्यू के अंदर आपकी लिस्ट ऑफ कोल तार्स जिनका इस्तेमाल आप
कॉस्मेटिक्स के अंदर करते हैं, कॉस्मेटिक्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो कोल तार के कलर्स की लिस्ट है जो जिसको परमिशन मिली हुई है कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होने के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फार्मासिस्ट आर रजिस्टर्ड अंडर द क्लॉज 1 एंड सेक्शन 2 of the Pharmacy Act 1948 and their presence is legally required during the dash of medicines according to the Rule 65 subclause 15 of the Drugs and Cosmetic Rules 1945। देखो क्वेश्चन काफी बड़ा है, MPSB 2022 का सवाल है। कह रहे हैं कि भाई फार्मासिस्ट हमारे रजिस्टर्ड होते हैं क्लॉज 1 और सेक्शन 2 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948, साथ ही साथ उनकी जो प्रेजेंस है वो लीगली हमें चाहिए होती है किस दौरान, डैश ऑफ मेडिसिन। अगर हम बात करें रूल 65 सब क्लॉज 15 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 की, तो कंपाउंडिंग के टाइम पे, डिस्पेंसिंग और सेलिंग के टाइम पे, बोथ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग एंड सेलिंग, या फिर नन ऑफ दिस। सीधी सी बात है भैया, कंपाउंडिंग हो दवाइयों की या डिस्पेंसिंग और सेलिंग हो दवाइयों की, तो उस दौरान फार्मासिस्ट की प्रेजेंस जरूरी है, वो लीगली वहां पर होना चाहिए। उसकी एब्सेंस में अगर ऐसा कुछ कार्य होता है और वहां पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन अगर ले लिया गया ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा या कोई ऐसी अथॉरिटी के द्वारा या किसी ने कंप्लेंट कर दिया था, तो भाई फिर तो देखो लेने के देने पड़ सकते हैं, है ना। तो इसके अंतर्गत हमारा जो एक्ट ऑफ कंपाउंडिंग है, डिस्पेंसिंग या सेलिंग है, कंपाउंडिंग का मतलब प्रिपेयर करना यानी कि बनाना, तो वो बेसिकली पेशेंट के लिए ही दवाइयों को डिस्पेंस या कंपाउंड करते हैं, तो भाई वहां पर फार्मासिस्ट का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट, शेड्यूल M1 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 डील्स विद, शेड्यूल M1 किससे डील करता है, एलोपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, मेडिकल डिवाइसेस या कॉस्मेटिक। देखो शेड्यूल M की बात हो रही है तो भैया चाहे M1, M2, M3 हो तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की बात होगी। शेड्यूल M के अंतर्गत आपका बेसिकली क्या आता है, एलोपैथिक मेडिसिन की GMP आ जाती है शेड्यूल M में। होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए होता है शेड्यूल M1, मेडिकल डिवाइसेस के लिए होता है M3 और कॉस्मेटिक्स के लिए होता है M2। इन सब की गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए ध्यान रखना इस चीज का। चलो, which schedule contains different types of forms in Drugs and Cosmetic Act 1945। कौन सा शेड्यूल हमारे अलग अलग प्रकार के फॉर्म्स इंक्लूड करता है डीएनसी एक्ट 1945 के अनुसार। राजस्थान एनएचएम 2021 का सवाल है, 2014 में भी पूछा गया और DSSS 2021 में भी। तो शेड्यूल बी है, शेड्यूल सी, शेड्यूल डी या शेड्यूल ए। भाई देखो सिंपल सी बात है, शेड्यूल ए में हमारे अलग अलग टाइप्स के फॉर्म्स आ जाते हैं डीएनसी एक्ट को लेकर के, चाहे रिन्यूअल का हो या इशुएंस का हो। शेड्यूल सी में हमारी बायोलॉजिकल ड्रग्स आ जाती हैं, ठीक है। शेड्यूल डी की बात करें तो यहां पर लिस्ट ऑफ ड्रग्स हैं जिनके लिए कुछ टाइप्स के प्रावधानों पर छूट प्राप्त है, इंपोर्ट अगर हम कर रहे हैं। शेड्यूल बी की अगर मैं बात करूं तो शेड्यूल बी में अगर आप टेस्टिंग कराना चाहते हैं ड्रग्स या कॉस्मेटिक की सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी या स्टेट ड्रग लेबोरेटरी से, तो प्रिस्क्राइब्ड फी पे करनी पड़ेगी। और B1 में फार्माकोपियल लेबोरेटरी से अगर आप टेस्टिंग कराना चाहते हैं, एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फीस देनी पड़ेगी जो प्रिस्क्राइब्ड की गई है। मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉस्मेटिक्स टू कंफर्म to the latest Bureau of Indian Standards requirement is specified in Schedule A, S, F या T। सीधी सी बात है भैया, शेड्यूल S। हमारे जो कॉस्मेटिक्स के स्टैंडर्ड्स हैं उनकी जो गाइडलाइंस हैं वो सब आपकी शेड्यूल S के अंतर्गत फुलफिल की जाती है। शेड्यूल A में अलग अलग फॉर्म्स हैं हमारे, चाहे इशुएंस का है या वो हमारा बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग का है, रिन्यूअल हो एटसेट्रा, सब उसमें आता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS, तो इसके अंतर्गत अगर आप चलेंगे तो शेड्यूल S में आपके स्टैंडर्ड्स हैं कॉस्मेटिक्स के जो स्पेसिफाई किए गए हैं। अंडर विच शेड्यूल गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड फॉर ऑल यूनानी ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब्ड, शेड्यूल T, S, M या Z। तो वो सीधी सी बात है, शेड्यूल T में हमारी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आ जाती है आसू ड्रग्स की, यानी कि आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स की।
शेड्यूल एस में स्टैंडर्ड्स है कॉस्मेटिक्स के, शेड्यूल एम में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आ जाती हैं हमारी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। शेड्यूल एस इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट टू द रूल्स स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स, ये हमारा F2 में आता है। स्टैंडर्ड्स फॉर स्टेरलाइज्ड अम्बिलिकल टेप्स, ये हमारा F3 में आता है। स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स या स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स, ये O में आता है। तो कॉस्मेटिक्स के स्टैंडर्ड्स आपके शेड्यूल एस के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल ठीक बात। चलो, व्हेन वाज ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास? छत्तीसगढ़ व्यापम 2016, DHS MH 2021 का सवाल है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब पास हुआ? 10 अप्रैल 1940, 7 मार्च 1948, 9 सितंबर 1994, 10 अप्रैल 1919। सीधी सी बात है भैया, 10 अप्रैल 1940 1940 में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट को लाया गया था, लेकिन पुराना नाम इसका ड्रग्स एक्ट था, जिसको रीनेम करके ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1962 में यह किया गया था अमेंडमेंट के जरिए, यानी कि मॉडिफिकेशंस हुए, संशोधन हुए, तब जाकर के यह संभव हो पाया। यह प्राइमरी लेजिस्लेशन है हमारा ड्रग कंट्रोल का, ठीक है, हमारे भारत के अंदर। इन द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स द शेड्यूल रिलेटिंग टू GMP इज ESIC 2016, HPSSB 2020 का सवाल है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स के अनुसार जो शेड्यूल हमारा संबंधित है GMP से, वो शेड्यूल X है, शेड्यूल P है, शेड्यूल M है या शेड्यूल Y है? सही आंसर है हमारा शेड्यूल M। देखो, शेड्यूल X में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस आ जाएंगे, शेड्यूल P में शेल्फ लाइफ यानी कि लाइफ पीरियड आ जाएगी, शेड्यूल Y में गाइडलाइंस हैं क्लिनिकल ट्रायल्स की या न्यू ड्रग्स के इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग की, शेड्यूल M आपका गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से संबंधित है, M1 में होम्योपैथिक, M2 में कॉस्मेटिक्स, M3 में मेडिकल डिवाइसेस। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आर गिवन अंडर विच शेड्यूल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स? DSSB 2019 और NCL 2020 का सवाल है। प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग्स आपकी दी जाती हैं किस शेड्यूल के अंतर्गत? शेड्यूल K, H, R या M? M में तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं, प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। शेड्यूल R में आपके स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे कॉन्ट्रासेप्टिव्स के, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो इसके लिए भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। आ जाओ, शेड्यूल K के अंतर्गत लिस्ट है उन ड्रग्स की जिसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग के कुछ प्रावधान लागू नहीं होते, तो इसके लिए भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। शेड्यूल H, हाय लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग्स आपकी शेड्यूल H में आती हैं। इसमें मेजॉरिटी के तौर पे एंटीबायोटिक्स, कार्डियक ड्रग्स और जो दूसरी पोटेंट ड्रग्स हैं वो सब इसमें होती हैं, और इस पे एक प्रिकॉशन के तौर पे वार्निंग भी होती है और एक सिंबल होता है RX का। शेड्यूल C and C1 of Drugs and Cosmetic Act deals with list of biological and special products, management of wholesale pharmacy, dyes and pigments in cosmetics, management of retail pharmacy। शेड्यूल C and C1 के अंतर्गत हमारी लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। ये शेड्यूल्स डिनोट करेंगे आपके ड्रग्स को जिसके लिए आपको स्पेशल अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है स्टेबिलिटी के लिए। उसमें आप जो है कोल्ड स्टोरेज की बात कर सकते हैं या जो हमारी लाइसेंसिंग है जिसमें फॉर्म्स 21/21B आ जाता है। Which one of the following comes under the Schedule C of the Drugs and Cosmetic Act? राजस्थान NHM 2011 और MP फार्मासिस्ट 2020 पेपर 1 का सवाल है। इनमें से कौन सा हमारा शेड्यूल C के अंतर्गत आएगा? ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स, ड्रग्स फ्रॉम डिजिटलिस, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स या सर्जिकल ड्रेसिंग्स? सही आंसर है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हमारे शेड्यूल C में आएंगे और स्पेशल प्रोडक्ट्स हमारे शेड्यूल C1 के अंतर्गत आते हैं। सर्जिकल ड्रेसिंग्स आपकी शेड्यूल F2 में आ जाएगी। OTC प्रोडक्ट्स आपके आमतौर पर नॉन शेड्यूल्ड है, उसके लिए कोई एज सच प्रॉपर शेड्यूल नहीं है। शेड्यूल D इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट रेफर्स टू। शेड्यूल D का क्या मतलब है भाई? लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस, ये E1 में आता है। स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स, ये F2 में आता है। लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोविजंस या लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंपोर्ट प्रोविजन।
मैन्युफैक्चरिंग प्रोविजंस के प्रावधानों से बाहर है तो शेड्यूल के है, और इंपोर्ट प्रावधानों से बाहर है तो वो शेड्यूल डी होगा आपका। बिल्कुल ठीक है, ऐसी लिस्ट ऑफ ड्रग्स जिनके लिए छूट प्राप्त है इंपोर्ट प्रावधान से। मेजर अमेंडमेंट्स इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज मेड इन 1975, 1982, 1985, 1987। सही आंसर है हमारा 1982। मेजर अमेंडमेंट्स जो हुए हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में वो सब आपके 1982 में आ जाते हैं। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स की अगर मैं बात करता हूं अमेंडमेंट एक्ट 1982 की, तो ये सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया है और भी कठिन पेनल्टीज के साथ में मैन्युफैक्चरिंग की और जो सेल होती है हमारी स्पूरियस और अडल्ट्रेटेड ड्रग्स की, ये आपका बेसिकली इफेक्ट में आ जाता है 1983 में। इससे क्या होगा, जो पावर्स है इंस्पेक्टर्स की और एनालिस्ट की वो आपकी बढ़ जाती है। ग्रांट अ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चरिंग अ ड्रग रिक्वायर्स, ESIC 2016 का सवाल है। अगर हमें लाइसेंस ग्रांट करना है मैन्युफैक्चरिंग के लिए ड्रग के लिए तो उसे फॉर्म 24 चाहिए, 25, 26 या 27। सही आंसर है उसके लिए फॉर्म 25 चाहिएगा। क्या चाहिएगा? फॉर्म 25। फॉर्म 25 क्या है? ये एक लाइसेंस है ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अदर देन दोस्त जो शेड्यूल सी, C1 और X से अलग कैटेगरीज की है। फॉर्म 24 आपका एप्लीकेशन है इस लाइसेंस का। फॉर्म 28 ये मैन्युफैक्चरिंग होता है, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस शेड्यूल C और C1 ड्रग्स का। ठीक है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी ग्रांट करती है लाइसेंस आपको फॉर्म 25 से, जब इंस्पेक्ट कर लेगी आपकी संस्था को। रीपैकिंग ऑफ ड्रग मींस, RRB 2015 का सवाल है। रीपैकिंग का क्या मतलब है? फॉर्मुलेशंस ऑफ ड्रग्स इन बल्क एंड पैकिंग इन बल्क फॉर पैकिंग इन स्मॉल यूनिट्स, breaking up of any drug from a bulk container into small packs and labeling them for sale, packing, dispensing or formulation of drugs for retail sale, compounding of drug in wholesale business। and सही आंसर क्या है कि breaking up of any drug from a bulk container into small packs and labeling them for sale। repacking, इसमें आपकी बेसिकली जो ड्रग्स होती हैं लार्जर बल्क कंटेनर से वो ली जाती है, उन्हें ब्रेक किया जाता है स्मॉलर या आप कह सकते हैं सेलेबल कमर्शियल पैकेजेस में, लेबलिंग की जाती है उनकी करेक्ट वे में सेल के लिए। इसके लिए स्पेसिफिक लाइसेंस चाहिए फॉर्म 25B और आपको अनुपालन करना पड़ता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंतर्गत। रीपैकिंग लाइसेंस आर ग्रांटेड इन ड्रग्स स्पेसिफाइड इन फॉलोइंग शेड्यूल्स एक्सेप्ट शेड्यूल X, C एंड C1, H या O। सही आंसर हो जाएगा हमारा शेड्यूल C एंड C1। रीपैकिंग लाइसेंस आप जनरली आमतौर पर शेड्यूल C और C1 के लिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं। इन ड्रग्स के लिए स्ट्रिक्ट स्टेबिलिटी कंडीशंस चाहिए जैसे स्टेरिलिटी की, कोल्ड चेन की, तो जो कि आपको बेसिकली रीपैकिंग के टाइम पर गारंटेड नहीं मिल सकती है। रीपैकिंग बहुत टिपिकली है जो अलाउ किया जाता है स्टैंडर्ड ड्रग्स के लिए अदर देन C, C1 एंड X कैटेगरीज से। Restricted license in forms 20A and 21B are issued for narcotic and psychotropic substances, pethidine and related drugs, wholesale dealing of drugs which does not require the supervision of a registered pharmacist, drug specified in schedule X। सही आंसर है हमारा होलसेल डीलिंग जो होती है ड्रग्स की जिसके लिए आपको बेसिकली सुपरविजन जो है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस फॉर्म 20A, 21A की मैं बात करूं तो ये इशू किया जाता है उन डीलर्स को जहां पे बेसिकली कोई फिक्स्ड वेंडर्स नहीं होते। ये साथ ही साथ इटिनेरेंट वेंडर्स को भी दिया जाता है या होलसेल डीलिंग के लिए जहां पे सुपरविजन किया जाएगा क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा जो कि एज सच स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड नहीं है। व्हेन आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरर हैव टू सबमिट द रजिस्टर ऑफ रिकॉर्ड ऑफ मार्केट कंप्लेंट्स टू लाइसेंसिंग अथॉरिटी, कब एक आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरर को अपना रजिस्टर ऑफ रिकॉर्ड सबमिट करना पड़ता है मार्केट कंप्लेंट्स के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी को? साल में एक बार, हर 6 महीने में एक बार, हर 3 साल में या कभी नहीं? सही आंसर है हर 6 महीने में एक बार आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरर को अपना रजिस्टर ऑफ रिकॉर्ड सबमिट करना पड़ता है मार्केट कंप्लेंट्स के लिए। ये GMP रूल्स के अंतर्गत आता है आयुर्वेदिक सिद्ध और यूनानी ड्रग्स के लिए शेड्यूल T के अंतर्गत। इसके लिए आपको अपना रजिस्टर या रिकॉर्ड जो है बेसिकली सबमिट करना पड़ता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को हर 6 महीने। इससे सुनिश्चित होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस और साथ ही साथ क्वालिटी कंट्रोल होती है।
विच फॉर्म इज गिवन बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ GMP ऑफ आसू ड्रग्स? तो फॉर्म 26E1 है, फॉर्म 26B है, फॉर्म 26C है या 24D है? सही आंसर है हमारा फॉर्म 26E1। ठीक है, अब देखो फॉर्म 26E1 ये सर्टिफिकेट है हमारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए, जो आंसू मैन्युफैक्चरर्स के लिए दिया जाता है। इससे आप सर्टिफाई करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारी वो कंप्लाई करेगी आपकी शेड्यूल टी की रिक्वायरमेंट्स के साथ में। ये वैलिड होता है स्पेसिफिक पीरियड के लिए, जिसमें आपकी कोइंसिडेंसिंग भी आ जाती है लाइसेंसिंग वैलिडिटी के लिए, जो आज के टाइम पे आप कह सकते हैं कि भैया परपेचुअल है अनलेस सस्पेंडेड। एप्लीकेशन फॉर्म 19C used for the following schedule C and C1, C homeopathic drugs, schedule X फॉर्म 19C यूज किया जाता है हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स के लिए, नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए, जहां पे आपको लाइसेंस चाहिए सेल के लिए, स्टॉक के लिए, एग्जिबिट के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो शेड्यूल एक्स के अंतर्गत है। शेड्यूल एक्स में हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हैं, यानी कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग लाइसेंस जो होता है वो फॉर्म 20F से मिलेगा रिटेल के लिए, 20G के थ्रू मिलेगा होलसेल के लिए। As per Schedule A of Drugs and Cosmetic Act 1940 and Rules 1945, Form 19B is for, अब जो हमारा शेड्यूल A है बेसिकली, ठीक है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार, अगर मैं रूल्स की बात करूं 1945 की, तो फॉर्म 19B किस लिए है? ये एप्लीकेशन है हमारे लाइसेंस का, जो बेसिकली सेल, स्टॉक या एग्जीबिशन के लिए होता है, जिसमें आप सेल या डिस्ट्रीब्यूशन जो है होम्योपैथिक मेडिसिन का वो आ जाएगा, या ये लाइसेंस है मैन्युफैक्चरर के लिए सेल या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए, या ये एक लाइसेंस है मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेल या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उन ड्रग्स के लिए जो स्पेसिफाई की जाती हैं शेड्यूल C, C1 और X से अलग, या सर्टिफिकेट ऑफ रिन्यूअल है एग्जीबिशन, या ये ऑफर करता है सेल और डिस्ट्रीब्यूशन की होम्योपैथिक ड्रग्स की। ये एप्लीकेशन है जहां पे आपको लाइसेंस चाहिए सेल, स्टॉक, एग्जीबिशन के लिए, चाहे होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए ही क्यों ना हो, है ना, उसका ही डिस्ट्रीब्यूशन क्यों ना करना हो। फॉर्म 20C, फॉर्म 20D आपकी ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म्स यूजुअली स्टार्ट होते हैं 19 से या 24 से। ठीक है, चलो, एक्सपायरी पीरियड ऑफ ड्रग प्रिपरेशंस इंक्लूडेड इन शेड्यूल P ऑफ द Drugs and Cosmetic Rules 1945 cannot exceed 12 months from the date of manufacturing, 24 months from the date of manufacturing, 120 months from the date of manufacturing या 60 months from the date of manufacturing। सीधी सी बात है, 60 महीना from the date of manufacturing। शेड्यूल P डिफाइन करता है लाइफ पीरियड ऑफ अ ड्रग। ठीक है, तो 96 रूल के अनुसार एक्सपायरी डेट 60 महीने से ज्यादा आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। 60 महीने का मतलब 5 साल। As per DNC Act, cool place means a place having temperature 8 से 25 डिग्री सेल्सियस, 4 से 8, या नॉट एक्सीडिंग 80 या नॉट एक्सीडिंग 8। सही आंसर है 8 से 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बीच का टेम्परेचर आपका जो है कूल प्लेस माना जाता है, और कोल्ड प्लेस माना जाता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रूम टेम्परेचर आपका बेसिकली जो आपका टेम्परेचर होगा कितना, 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास का। लाइसेंस टू ऑपरेट ब्लड बैंक इज ग्रांटेड बाय, अगर आपको ब्लड बैंक चलाना है तो उसके लिए लाइसेंस जो चाहिए वो कौन देगा? डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज ऑफ स्टेट, मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट, ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऑफ स्टेट, चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। और ये मिलेगा आपको ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऑफ स्टेट से। इसके लिए आपको डुअल अप्रूवल चाहिए, स्टेट ड्रग कंट्रोलर का भी और सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO का। और आपको शेड्यूल F के अंतर्गत पार्ट 12B के सारे गाइडलाइंस को फुलफिल करना पड़ेगा। हमारा आज का आखिरी सवाल, व्हाट इज द मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आसू ड्रग्स? आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कम से कम कितना एरिया चाहिए? 1200 स्क्वायर फीट, 1600 स्क्वायर फीट, 1800 स्क्वायर फीट, 1300 स्क्वायर फीट, और आपको चाहिए कम से कम 1200 स्क्वायर फीट एरिया। मिनिमम फैक्ट्री प्रीमाइसेस एरिया रिक्वायर्ड जो है आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग्स के लिए 1200 स्क्वायर फीट है। इसमें जनरल मैन्युफैक्चरिंग स्पेस आता है और स्पेसिफिक सेक्शन रिक्वायरमेंट्स इसमें एक्सक्लूड की गई हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज की इस क्लास का यानी कि पार्ट 2, जो कि हमारी 500 MCQ सीरीज चल रही है
फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो ये हमारा पार्ट 2 था। आई होप सारे क्वेश्चंस आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे और आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाले हैं। आप आज के सेशन का पीडीएफ भी ले सकते हैं। अगर डाउनलोड नहीं किया है अभी तक फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप तो डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से। उसमें जब आप स्टोर आइकन पे सर्च करेंगे जाकर 500 एमसीक्यू सीरीज तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का आपको आज के पीडीएफ के साथ साथ वीडियो लेक्चर का भी एक्सेस मिल जाएगा। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू जुड़ना ना भूलें। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उसके माध्यम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं फार्मासिस्ट पंच फुली कलर्ड बुक है। ये एमसीक्यू बुक है जिसमें आपको 135 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, 9000 से ज़्यादा टोटल एमसीक्यूज मिलेंगे टॉपिक वाइज। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है कैश ऑन डिलीवरी के साथ। और आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, थ्योरी पोर्शन से पढ़ना चाहते हैं, और जैसे आज हमारी ये क्लास है इसके सबका एक्सप्लेनेशन भी जो था वो हमारा फार्मासिस्ट पंच थ्योरी बुक से था। फार्मासिस्ट को सिलेबस में ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। सारे टॉपिक्स को अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। ये भी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ अवेलेबल है और ये भी फुल्ली कलर्ड बुक है। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उसके माध्यम से आप ऑर्डर कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे।